एक बहुत अच्छा चैप्टर आपके सिलेबस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये चैप्टर बड़ा फेमस है EMI नाम से। EMI नाम से पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एक तो सवाल ये बनता ही है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको समझाना चाहेंगे फैराडे लॉ, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। साहब, फैराडे साहब ने सोचा कि जब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है तो जरूर मैग्नेट का भी करंट इफेक्ट होता होगा। और जब ये बात उन्होंने सोची तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या देखा बच्चों? देखो, एक कॉपर की कॉइल और एक मैग्नेट ले ली। मैग्नेट नॉर्थ साउथ, एक कॉपर की कॉइल ले ली, एक मैग्नेट ले ली। अब देखिए, ये जो कॉइल है, आप इसे ऐसे ना सोच के चलें, आप इसे सोच के चलें ऐसे, लाइक दिस, जैसे ये वॉच है, लाइक दिस, ऐसे सोच के चलें आप इसे 3 डायमेंशनल में। ऐसे ना सोचें, ऐसे सोचें। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आई, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो जब ये मैग्नेट इसके पास आई तो बच्चों इसमें करंट आ गया अपने आप। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगा कि करंट आ गया? तो यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी, पता लग गया करंट आ गया। तो जब ये मैग्नेट इसके पास लाए तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गई, और जब इस मैग्नेट को दूर लेके गए तो फिर इसमें फिर डिफ्लेक्शन आ गई। तो मैग्नेट के पास आने से और मैग्नेट के दूर जाने से इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। और जब उन्होंने मैग्नेट को घुमाना बंद कर दिया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। इसका मतलब मैग्नेट के चलने से करंट बन रहा है, और उस करंट को जो मैग्नेट के चलने से बन रहा है, उस करंट को तू चला जा। तो बच्चों, इस मैग्नेट के मूव करने से, पास आने से, दूर जाने से करंट बन रहा है। तो करंट बना इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट से बना मैग्नेटिक, और बच्चों बिना टच करे बना इंडक्शन। इसलिए इस फिनोमिनन का नाम बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्योंकि किया फैराडे साहब ने, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी? तो क्या आपकी समझ में आया कि मैग्नेट इसके पास आ रही है तो भी करंट बन रहा है,
मैग्नेट दूर जा रही है तो भी करंट बन रहा है, मैग्नेट नहीं चल रही तो कोई करंट नहीं बन रहा। तो करंट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मैग्नेट से बन रही है, इसलिए कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा फैराडे एक्सपेरिमेंट। अब एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे यहां पे, और छोटी सी डेफिनेशन का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जिस तरह तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम वैसे ही यहां पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां मैग्नेट है तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई के नीचे सिंबल बना देना बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये बन गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको कहा गया मैग्नेटिक फ्लक्स। और बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, इसलिए यहां डॉट प्रोडक्ट होता है। आप अगर इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सीखने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या होती है बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ, और क्यों बनती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जरा समझना। वैसे तो इसमें जो ईएमएफ बनी उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बोलते हैं। कैसे बनी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सिंबल ई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों डायरेक्टली डिपेंड ऑन rate of change of d by dt, rate of change of magnetic flux। तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस, यानी कि E इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दिया, d बाई डी टी बी डॉट एरिया। तो ये भी फॉर्मूला बन गया। और बच्चों ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब ये डिपेंड किन चीजों पे कर गया, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट तो आपने समझा ही, जरा फैराडे लॉ भी समझ लो। और फैराडे साहब के लॉ के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को फैराडे लॉ भी कह सकते हो, फैराडे लॉ। तो यू कैन राइट इट फैराडे लॉ ऑफ ई एम आई, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जब फैराडे लॉ आपने सीख लिया और आप पहुंच गए कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू या डिपेंड
मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, तो डॉट को हटा दो, डॉट को हटा दो तो E डिपेंड्स ऑन या इक्वल टू बी ए cos थीटा, means E depend on changing magnetic field. E depend on number one changing magnetic field, number two E depend on changing area, changing area, three E depend on changing angle, changing angle. जो भी वर्ड यहां समझ में नहीं आए आपके नोट्स में बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट्स में आपके बिल्कुल प्रॉपर है, यहां सिर्फ समझो। तो E डिपेंड ऑन चेंजिंग एंगल, तो बच्चों तीन चीजों पे EMF डिपेंड है। पहली नंबर वन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, नंबर टू बाय चेंजिंग एरिया, और नंबर थ्री बाय चेंजिंग एंगल। आपसे अलग से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने तरीके से आप EMF को इंड्यूस कर सकते हो। पहला तरीका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा तरीका बाय चेंजिंग एरिया, और तीसरा तरीका बाय चेंजिंग एंगल। और अब इन तीनों की डिटेल पढ़ेंगे। तो नंबर वन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वही इसका आंसर बन गया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि क्या हो रहा है, मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट दूर जा रही है, तो दोनों से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और EMF इंड्यूस हो रही है। तो पहला टॉपिक तो फैराडे एक्सपेरिमेंट हो गया, ये टॉपिक तो हो गया फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट बन गया। अब नंबर टू बाय चेंजिंग एरिया। तो बच्चों अब पढ़ते हैं कि EMF इंड्यूस बाय चेंजिंग एरिया। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर जा रहा है, इसका मतलब B इनवर्ट। और बच्चों ये एक कॉइल ले लो, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लो, सर्कुलर कॉइल ले लो, वैसे रेक्टेंगुलर कॉइल लेके आपको पढ़ना है एज पर योर सिलेबस। तो इसकी लेंथ हो गई L, विड्थ हो गई B। अब जब ये कॉइल इसमें अंदर जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रही कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है अंदर। देखो बच्चों पहले इतना हिस्सा गया तो इतनी लेंथ अंदर चली गई, थोड़ी सी विड्थ गई है, फिर और अंदर गई और अंदर गई, तो धीरे धीरे विड्थ चेंज हो रही है ना इसके अंदर। तो धीरे धीरे विड्थ चेंज होने से बच्चों एरिया चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे करके इसके अंदर आ गई और फिर ऐसे करके इसके बाहर चली जाएगी जी। तो जरा देखना, मैग्नेटिक फ्लक्स सब जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, डॉट हटा दो, कॉस थीटा लगा दो, बी ए कॉस थीटा,
डॉट हट गया, थीटा लग गया। अब बच्चों बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये जो कॉइल है इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है अपने सरफेस पे। जैसे ये कॉइल है तो एरिया वेक्टर बाहर भी है और एरिया वेक्टर अंदर भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी अंदर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल हो गया 0 डिग्री का। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में 0 डिग्री एंगल हो गया। जब 0 हो गया तो cos 0 कर दो 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया BA cos 0 1। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इंटू विड्थ लिख दो, लेंथ इंटू विड्थ लिख दो एरिया को। और अब बच्चों डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स करोगे तो d phi b by dt इज इक्वल्स टू बच्चों b और l तो कांस्टेंट है। अब आप कहोगे l कांस्टेंट क्यों है साहब? l इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि l तो अंदर एक बारी में चला गया ना। चेंज कौन हो रहा है? b चेंज हो रहा था क्योंकि विड्थ चेंज हो रही थी, इसलिए चेंज इन एरिया विड्थ की वजह से है, लेंथ कांस्टेंट है। तो BL dB by dt कर दो, dB by dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, विड्थ कह दो, कोई डिस्प्लेसमेंट कह दो, डायमेंशन तो वही है, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी, ये बन जाएगी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन गया EMF, ये बन गया EMF इज इक्वल्स टू BL velocity. So this is EMF induced in the rectangular coil BLV। यहां पे बच्चों क्योंकि EMF वेलोसिटी पे डिपेंड है, क्योंकि EMF वेलोसिटी पे डिपेंड है, इसलिए इसको मोशनल EMF भी कहते हैं। मोशनल, क्यों मोशनल? क्योंकि मोशन पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, इसलिए मोशनल EMF कहते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों लेंज लॉ। लेंज लॉ पे कॉन्सेप्चुअल आ जाती है। लेंज लॉ क्या कहता है? जैसे कि फैराडे साहब ने कहा था कि अगर कॉइल लेते हो और मैग्नेट मूव कराते हो तो मैग्नेट जब इसके पास आती है तो करंट बनता है, और मैग्नेट दूर जा रही है तो भी बच्चों करंट बनता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सुनो बच्चों, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा, कॉइल की तरफ, तो यहां नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, और जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो यहां साउथ पोल बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखिए नॉर्थ पोल आ रहा है, ये कॉइल ऐसा करंट बना रही है कि यहां नॉर्थ पोल ही बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहां क्लॉकवाइज करंट बन रहा है, यानी कि साउथ पोल। तो हो क्या रहा है बच्चों? हो ये रहा है कि ये वाली कॉइल
जब ये इसके पास आ रही है मैग्नेट तो रिपेल कर रही है, और जब ये मैग्नेट दूर जा रही है तो भी अट्रैक्ट कर रही है। मतलब आते टाइम रिपेल कर रही है और जाते टाइम अट्रैक्ट कर रही है। मींस ना तो मैग्नेट को आने दे रही है अपने पास और ना ही मैग्नेट को जाने दे रही। दोनों ही केस में अपोज हो रहा है। जब दोनों ही केस में अपोज हो रहा है तो लेंज लॉ बनता है। लेंज लॉ बनता है बच्चों कि द करंट इंड्यूस इन द कॉइल in such a way that it always oppose the current which is producing it, that always oppose the motion of the magnet which is producing it. दोबारा सुन लीजिए, the current induced in the coil in such a way, the current induced in the coil in such a way that it oppose the magnet which is producing it. मैग्नेट ही तो बना रही है उस करंट को, वो मैग्नेट को ही अपोज करता है। ये लेंज लॉ है, यानी कि ऑलवेज अपोजिंग नेचर। फिर एक बार बता दूं, लेंज लॉ कहता है द करंट इंड्यूस इन द कॉइल इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोज द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूसिंग इट। अब बच्चों, अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट बन रहा है। देख लो, ये ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉक करंट। और अगर बच्चों एस बन रहा है साउथ पोल, तो साउथ पोल मतलब तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट नॉर्थ पोल बनाता है। ये देखिए एन फॉर नॉर्थ पोल, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट देखना ऐसे। तो एंटी क्लॉक करंट नॉर्थ पोल बनाता है, एंटी क्लॉक, और पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल। और अगर साउथ पोल है तो करंट देखना क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल पे करंट हो गया क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉक, साउथ पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ईएमएफ बाय चेंजिंग एंगल और ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा बच्चों? ईएमएफ बाय एंगल, बाय चेंजिंग एंगल। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल रख दो। बच्चों एसी जनरेटर में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एसी जनरेटर, एक कॉइल रख दो और इस कॉइल को आप रोटेट करो। तो देखिए बच्चों, ये कॉइल ऐसे से ऐसे रोटेट करी तो एंगल चेंज हो रहा है। भाई ये कॉइल मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी और ऐसे एंगल चेंज हो रहा है। जब ऐसे एंगल चेंज हो रहा है तो बच्चों एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। और जैसा तुम जानते हो कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। अब थीटा एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि ये कॉइल ऐसे करके रोटेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि ये वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल बाई टी, तो एंगल इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो एंगल को प्लेस कर देंगे यहां। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी को प्लेस कर दिया यहां पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ बच्चों डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन कर दो। और डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा जरा देखिए, डी फाई बी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब डी फाई बाई डी टी क्या होता है बच्चों, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। यहां से बच्चों d बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी का, तो बच्चों b एज इट इज, a एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये बन गया माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस लग गया बिकॉज d बाई डी टी cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल्स टू B। और बच्चों ओमेगा भी आएगा, चेन रूल। तो cos ओमेगा टी का साइन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल, एवरीवन नो। तो माइनस B A ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब सिंस नंबर ऑफ टर्न्स आर मैनी, n, तो वी कैन प्लेस n। देन फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स E is equals to negative B A n omega sin omega t। ये बन गया बच्चों E is equals to negative B A n omega sin omega t। अब बच्चों ये EMF मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो E will be maximum if sin omega t equal to 1। तो if sin omega t equal to 1, E naught और E max मैक्सिमम हो जाएगी जी। तो बच्चों E max क्या आ गई, B A n ओमेगा आ गई। E max B A n ओमेगा। अब आप कहोगे नेगेटिव साइन क्यों,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो अपोज होती है ना। लेंज लॉ यही तो कहता है कि जब मैग्नेट पास आती है तो करंट बनता है, लेकिन वो करंट अपोज करता है। जब मैग्नेट दूर जाती है तो भी करंट बनता है, लेकिन अपोज होता है हर केस में। तो माइनस बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। देन फाइनली E इज इक्वल्स टू, इस E मैक्स को यहां लाके रख देंगे तो E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसका ग्राफ सुन लीजिए बच्चों, अब इसका ग्राफ सुन लो। E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ग्राफ सुनिए, तो ग्राफ साइन का ग्राफ ले आओ बच्चों, और ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वन, दिस इज E नॉट। और ये ग्राफ बन गया EMF वर्सेस टाइम। EMF वर्सेस टाइम ग्राफ बन गया बच्चों ये। अब इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो होगा ना कुछ। तो इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यहां लिख देता हूं, इफ R is the resistance of coil, if R is resistance of coil, तो E by R, E naught by R sin omega t, बच्चों EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये होता है करंट। सो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों इस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट? कहते तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों कहते हैं? तो सुनो, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं। बच्चों साइन का ग्राफ है, देखिए, अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि बच्चों साइन चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली, और क्योंकि साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, इसलिए इस टाइप के करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और इस EMF को ऑल्टरनेटिंग EMF कहते हैं। समझ गए? आप नोट्स से डिटेल जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, एडी करंट्स। एडी करंट्स, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया उनका नाम फौकॉल्ट, इसलिए नाम बन गया फौकॉल्ट करंट। तो एडी करंट, फौकॉल्ट करंट अब क्या है समझिए बच्चों। ये एक मेटेलिक फ्रेम मान लो, मेटल, और ये एक मैग्नेट मान लो, ये मैग्नेट मान लो, ये मेटल का फ्रेम मान लो, अंदर से सॉलिड होना चाहिए। तो क्या ऑब्जर्व करा फौकॉल्ट साहब ने कि जब ये मैग्नेट इसके पास आई और इससे दूर गई, या फिर पास आई फिर दूर गई, तो बच्चों इसमें गोल गोल
सर्कुलेटिंग करंट बन गए मेटेलिक शीट में। तो जो गोल गोल करंट बन गए मेटल की शीट में, उन गोल गोल करंट को, उन सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट कहते हैं। गोल गोल घूमते हुए करंट को एडी करंट कहते हैं। ध्यान रखो, मेटल की शेप कैसी भी हो, जो उसमें करंट बनेगा वो करंट गोल गोल ही बनेगा, मेटल की शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो सर्कुलेटिंग करंट formed in a metallic conductor is called eddy currents। अब बच्चों एडी करंट्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है बहुत, जो एप्लीकेशंस है वो सुन लीजिए। नंबर 1, पहले तो आप जानते हैं कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है गिवन बाय जूल। तो साहब एडी करंट जब बनता है किसी मेटल की शीट में तो वो हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। आपको पता है ये जो फॉर्मूला लगता है H I स्क्वायर RT, R इज द रेजिस्टेंस। अब R रेजिस्टेंस तो हर एक किसी में होगा, तो उस मेटल की शीट में, उस मेटल की शीट में हीट बन जाती है। अब पहली एप्लीकेशन बच्चों इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस आपको पता ही है क्या काम है, उसमें उसको हीट करना होता है। तो इंडक्शन की हेल्प से उसके अंदर हीटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कैसे करेंगे हीटिंग प्रॉपर्टी? इंडक्शन फर्नेस में को कनेक्ट कर दो ऑल्टरनेटिंग करंट से। अब जब ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा, आपको याद दिला दूं क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो फॉर्मूला होता है, और ग्राफिकली ये होता है करंट वर्सेस टाइम। तो क्यों कहते हैं बच्चों इसे ऑल्टरनेटिंग करंट? क्योंकि मैग्नीट्यूड हर टाइम चेंज हो रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड हर टाइम चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हर टाइम और डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली, ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए इस टाइप के करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। अब खुद सोच के देखो कि जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का, तो करंट चेंज हो रहा है ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, और फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और भाइयों अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो करंट बन गया। तो यही वो करंट है जो फर्नेस को हीट कर रहा है इस फॉर्मूले को यूज करके। तो पहली एप्लीकेशन तो बनी इंडक्शन फर्नेस। दूसरी एप्लीकेशन बनी बच्चों स्पीडोमीटर। जो आपके व्हीकल में स्पीडोमीटर चल रहा है, जिससे स्पीड आ रही है
वो एडी करंट की एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन बनी ओडोमीटर। ओडोमीटर बच्चों जिसमें किलोमीटर्स चलते रहते हैं उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड लास्ट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स एडी करंट की एप्लीकेशन होती है। डिटेल आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है। इनकी अगर थोड़ी फर्दर डिटेल पढ़नी है जितनी आपके सिलेबस में है तो वो आपके नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है जी, तो दैट इज एडी करंट कंप्लीटेड। अब बात करेंगे बच्चों टॉपिक सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन, आप एक सोलेनॉइड ले लो या स्प्रिंग ले लो और बच्चों इस स्प्रिंग को कनेक्ट कर दो एक बैटरी के साथ और एक टैपिंग की के साथ। टैपिंग की और की में डिफरेंस होता है। टैपिंग की को बार बार आपको टैप करना पड़ता है। की क्या होती है? फिक्स होती है। एक बार टैप आपने कर दी तो हमेशा के लिए बंद रहेगी वो, जब तक आप उसे ना खोलें। तो टैपिंग की में आपको बार बार जो बेल बजाने वाली होती है ना, घंटी बजाने वाली जो होती है, वो टैपिंग की होती है। और ये वाले जो स्विच है ये की होते हैं बच्चों। तो टैपिंग की को जब आप टैप करेंगे बार बार तो यहां से करंट, टैप करा करंट चला, हट गया तो करंट डिक्रीज हो गया, फिर टैप करा तो करंट इंक्रीज हो गया। तो बार बार करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो बच्चों इसमें अपोजिट ईएमएफ बन रही है। अपोजिट कैसे? एक तो ये जा रही ईएमएफ, एक इससे अपोजिट बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है इसके अक्रॉस, इसकी वजह से। तो ये जो अपोजिंग ईएमएफ बन रही है, इस अपोजिंग ईएमएफ के बनने के फिनोमिनन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अपने आप ही बन रही है इसमें, अपने आप सेल्फ इंडक्शन। आप कहोगे कि जी कोई इसका एग्जांपल है प्रैक्टिकल? तो बिल्कुल है। आप एक सॉकेट में एक प्लग लगाओ, बार बार उसे प्लग को हिलाते रहो तो उस प्लग में स्पार्किंग आने लगेगी। तो वो जो स्पार्किंग आ रही है वो क्यों आ रही है? वो स्पार्किंग सेल्फ इंडक्शन की वजह से ही आ रही है, क्योंकि उस प्लग में ईएमएफ बनने लग जाती है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। तो इसलिए ये एग्जांपल हुआ सेल्फ इंडक्शन का। तो फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग अपोजिंग ईएमएफ और बैक ईएमएफ इन ए कॉइल by changing magnetic field or magnetic flux through itself is called self induction. अब सेल्फ इंडक्शन में फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन करंट। साहब करंट होगा तभी तो फ्लक्स चेंज होगी। तो फाई बी इज इक्वल्स टू एल आई, देन एल इक्वल टू
फाइव बी अपॉन आई, फाइव बी अपॉन आई। तो L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों दो नाम हो गए इसके, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आप? सेल्फ इंडक्शन। अब बच्चों इसकी जो यूनिट है सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्टेंस की, वो होती है हेनरी। तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। अब पढ़ेंगे हम कि अगर इस फाई को हम डिफरेंशिएशन कर दें, देखना कैसे। फाई बी एल टाइम्स आई हो गया, तो डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां क्या हो गया बच्चों? एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी क्या हो गया बच्चों? अपोजिंग ईएमएफ। अपोजिंग क्यों? लेंस लो, हमेशा ही अपोजिंग ईएमएफ बनेगी, हमेशा अपोज होगी ईएमएफ। तो नेगेटिव ई, इसको आप बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं, अपोजिंग ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। इट मीन्स ई इज इक्वल्स टू नेगेटिव एल डी आई अपॉन डी टी। So this EMF is called back EMF और opposing induced EMF। ये हो गया बच्चों ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, सेल्फ इंडक्शन फॉर लॉन्ग सॉलिनॉइड। तो लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए देखिए जी, ये बच्चों एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है और आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है। बैटरी टैपिंग की। अब बच्चों इसकी लेंथ एल ले ली, तो जैसा कि आप जानते हो कि फाई बी एल आई हो गया और एल आपको निकालना है। तो लेट इट बी नंबर 1। अब फाई बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया भी तो है भाई, फाई बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सोलिनॉइड का ले लीजिए। सोलिनॉइड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो है, तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन नॉट आई, साथ में ये रहा एरिया। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन नॉट की जगह एन अपॉन एल,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान दें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट इनटू एरिया। अब बच्चों ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गई। अगर तुम्हें टोटल चाहिए तो फॉर टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल फ्लक्स बच्चों, फाई बी टोटल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बाई एल आई एरिया इनटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ही ज्यादा तो लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर ही तो है उसकी। तो जितनी ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा लेंथ। तो फॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी टोटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर आई एरिया डिवाइडेड बाई एल, लेट इट बी 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 से फाई बी इक्वल टू एल आई और इक्वेशन 2 से फाई बी इक्वल टू दिस वन, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। आई से आई कट गया बच्चों, जब आई से आई कट गया तो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, दैट्स द आंसर। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने एल को इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, एल बढ़ गया। मीन्स एल डायरेक्टली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है एल, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस लिख लीजिए जी। अब बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर एक कॉइल आपने ये ले ली, बैटरी से कनेक्ट कर दी, टैपिंग की लगा दी, और दूसरी कॉइल आपकी ये रही, और इसमें बच्चों एक बल्ब लगा दो, एक बल्ब लगा दिया या कोई और सोर्स लगा दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम इस की को टैप करोगे, बार बार ऑन करोगे, टैप करोगे, टैपिंग की घंटी बजाने वाली की को कहते हैं, जब तुम इसको बार बार टैप करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, बार बार डिक्रीज भी होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, तो करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी इसमें, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ बन जाएगी अपोजिट। तो जब दूसरी कॉइल में, इस कॉइल में, दूसरी कॉइल में, सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए अपोजिट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये फर्स्ट कॉइल हो गई, ये सेकंड कॉइल हो गई, इसका नाम
प्राइमरी कॉइल हो जाएगा और इसका नाम सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इस फिगर को बच्चों ऐसे भी बना सकते हो कि ये ऐसे बैटरी टैपिंग की और दूसरी कॉइल ऐसे, यहां बल्ब लगा दिया आपने। ये इंसुलेटेड कॉपर की कॉइल्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से टच हो जाएंगी लेकिन इंसुलेटेड रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये इंसुलेटेड कॉपर है। तो इसमें ईएमएफ बन जाना, इसमें करंट बन जाना, इसकी वजह से इसको बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया। अब इसके बिहाफ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू MI, where M is coefficient of mutual induction. तो M is equals to phi B upon I. तो M, you know it is called coefficient of mutual induction और म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो नाम है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है बच्चों हेनरी। इसकी यूनिट होती है हेनरी। तो आपको पता लगा कि अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें अपने आप ईएमएफ आ जाएगी, लेकिन वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब बच्चों बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सोलिनॉइड्स, इसमें क्या करेंगे कि ये एक सोलिनॉइड, ये दूसरा सोलिनॉइड, क्योंकि ये इंसुलेटेड कॉपर से हैं तो इंसुलेटेड कॉपर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहां बल्ब, ये बैटरी और टैपिंग की, ये बच्चों प्राइमरी कॉइल, एंड दिस वन इज सेकेंडरी कॉइल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। अब बच्चों ये सेकेंड कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है। जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर सोलिनॉइड म्यू नॉट एन नॉट आई टाइम्स एरिया। फॉर सोलिनॉइड बच्चों ये, इसका मतलब फाई मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट, ये हो गया M बाई L I टाइम्स एरिया। अब ये तो बच्चों जनरल है। नाउ
सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो phi b इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1, दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से, दिस इज म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए समझने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले का है ना, यू कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड पहले का, एरिया दूसरे का, मैग्नेटिक फील्ड पहले का, एरिया दूसरे का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स phi 2 ड्यू टू 1 क्या बन जाएगा बच्चों, B1 की वैल्यू लिख लो, क्या बन जाएगा B1, म्यू नॉट N1 बाई L 1 I1, लेकिन बच्चों एरिया किसका हो जाएगा, A2। तो एरिया दूसरे का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पहले का, तो फ्लक्स किस में हो गई, दूसरे में। नाउ phi 2 1 टोटल, अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में, तो क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ही तो लेंथ बनाती है। तो क्या करेंगे आप, phi 2 1 टोटल म्यू नॉट N1 बाई L1 I1 A2 इनटू N2, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी ज्यादा सेकेंडरी टर्न्स उतनी ज्यादा फ्लक्स, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब एज वी नो कि phi मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू mi by magnetic flux is equals to mutual inductance into I, let it be equation 2। दोनों को इक्वेट कर दो, जब दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो बच्चों mi इज इक्वल्स टू, यहां से ले लो म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 डिवाइडेड बाई L1। तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों आप कि M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू 1। तो बच्चों इनिशियल करंट किसमें है, 1 में ही तो है, इनिशियल करंट तो 1 में था, क्योंकि बैटरी तो 1 में लग रही है ना भाई, करंट तो इसमें बन रहा है ना, इसमें तो म्यूचुअल इंडक्शन से बन रहा है। तो यहां लिख सकते हो I1, तो बच्चों I1 से I1 कैंसिल हो गया और ये बच गया M21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइडेड बाई L1। दिस इज coefficient of mutual induction या mutual inductance of secondary coil due to primary या in second due to first। तो अब बच्चों बात करते हैं आपके सिलेबस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस ट्रांसफॉर्मर, जो कि इस दुनिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफॉर्मर। तो बच्चों क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट लो वोल्टेज पे है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। और बच्चों हाई वोल्टेज करंट को
लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऐसी डिवाइस हो गई दैट कन्वर्ट एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज। ठीक है जी। तो ये तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। अब क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? आपको पता ही है, आपने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल। तो उसी के बिहाफ पे, म्यूचुअल इंडक्शन के बिहाफ पे इसकी कंस्ट्रक्शन बताते हैं और आपको वर्किंग समझाते हैं। तो एक ये कॉइल प्राइमरी कॉइल जिसमें कि एसी सोर्स है, कटिंग तो अब बच्चों बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर तो क्योंकि ये डिवाइस है तो आपको सबसे पहले बतानी है डेफिनेशन। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है एंड वाइस वर्सा। मतलब हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो लो टू हाई एंड हाई टू लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेता है। ये तो हुई डेफिनेशन। अब बात है प्रिंसिपल की। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद होगा म्यूचुअल इंडक्शन कि जब करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में तो ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन। तो एक मेटेलिक फ्रेम बना लो और इस मेटेलिक फ्रेम में बच्चों एन टर्न्स वाला मेटेलिक फ्रेम है। ये वाली जो कॉइल है ये एसी सोर्स के साथ कनेक्ट है। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस कॉइल को बच्चों प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और बच्चों जो दूसरी तरफ है दूसरी कॉइल, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये बच्चों किसी आउटपुट से या लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में कुछ भी ले सकते हो आप, फैन ले सकते हो, कोई बल्ब ले सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लो, सबके सब का नाम लोड रेजिस्टेंस होता है साइंटिफिक नेम। अब इस कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल है। आप इसी फिगर को इस तरह से भी बना सकते हैं। यहां पे ऐसे, और बच्चों ये प्राइमरी कॉइल एंड दिस वन सेकेंडरी कॉइल, लोड रेजिस्टेंस। ये सेकेंडरी कॉइल है, दिस वन। अब ट्रांसफॉर्मर बच्चों दो तरीके से काम करता है। एक वोल्टेज को बढ़ाने का
और वोल्टेज को घटा देगा। तो जब वोल्टेज बढ़ती है तो उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जब वोल्टेज घटती है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों स्टेप अप और स्टेप डाउन को हम फिगर से कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। स्टेप अप में बच्चों ये जो टर्न्स हैं देखिए, ये प्राइमरी टर्न्स एंड दिस वन सेकेंडरी टर्न्स। तो बच्चों सेकेंडरी टर्न्स जहां लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, तो सेकेंडरी टर्न्स से बहुत ज्यादा है, दिस इज NS नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, दिस इज प्राइमरी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो व्हेन NS ग्रेटर देन NP इसको कहोगे बच्चों आप स्टेप अप। ध्यान दे लीजिए, सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा हो गई, और अगर बच्चों प्राइमरी टर्न्स ज्यादा है देखिए और सेकेंडरी कम है, ये देखिए कम है लोड रेजिस्टेंस, तो सेकेंडरी टर्न्स NS प्राइमरी टर्न्स। तो बच्चों अगर प्राइमरी टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी से तो इसको कहेंगे बच्चों स्टेप डाउन। इसमें क्या होता है कि बच्चों अगर नंबर्स ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा हैं NS ज्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज ES ग्रेटर हो जाएगी EP से, वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गई, आउटपुट क्यों बढ़ गई? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। और अगर आउटपुट वोल्टेज घट जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो उसको स्टेप डाउन कहेंगे। तो इसमें ES लेस होगी EP से, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड है। तो बच्चों क्या समझे आप कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल है उसका। और कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि दो टाइप का बनाया हमने, एक में सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा है तो स्टेप अप, और दूसरे में सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल्स कम है तो स्टेप डाउन हो गया। और अब बात करेंगे बच्चों इसके डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में बच्चों स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों कंडीशंस आपको प्रूफ करनी ही पड़ेंगी। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में बच्चों देखिए जी, EMF in secondary coil directly depend change of flux and number of turns of secondary, number of turns and change of flux। और EMF बच्चों प्राइमरी डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी की, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। तो लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी 2। ना EMF सेकेंडरी की चेंज ऑफ फ्लक्स और सेकेंडरी टर्न्स, EMF प्राइमरी की चेंज ऑफ फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स। डिवाइड कर दो बच्चों, जब डिवाइड कर दिया 1 डिवाइड बाय 2 तो ES बाई EP इज इक्वल्स टू
बाकी कैंसिल हो गए ना, इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी, मतलब ई एस इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी टाइम्स ई पी। एन एस क्या है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल यानी कि आउटपुट। एन ईपी क्या है, प्राइमरी ईएमएफ। एन एस सेकेंडरी कॉइल, एनपी प्राइमरी कॉइल। अब देखना, इफ एन एस ग्रेटर देन एनपी देन ई एस ग्रेटर देन ईपी, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप। ये स्टेप अप कंडीशन आ गई बच्चों। और इसी में इफ देखना बच्चों, एनपी बड़ा हो जाए, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए। इफ एनपी ग्रेटर देन एनएस, ये बड़ा हो रहा है, देन ईपी ग्रेटर देन ईएस, तो ये बन गया बच्चों स्टेप डाउन कंडीशन। तो स्टेप अप कंडीशन आप समझ गए, स्टेप डाउन कंडीशन आप समझ गए। तो ये दो कंडीशन है ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप, स्टेप डाउन। अब उसके बाद ट्रांसफार्मर में बच्चों, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन पावर का कुछ नहीं करता। वो पावर रहती है कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर के अंदर पावर नहीं बदल सकता वो। अब जब पावर नहीं बदल सकता बच्चों वो, तो पावर सेम रहेगी। इसका मतलब ट्रांसफार्मर वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पावर सेम है तो एनर्जी सेम है। तो जरा देखना, पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू पावर इनपुट। पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट, दोनों पावर इक्वल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो बच्चों पावर आउटपुट क्या हो गई, ई आउटपुट आई आउटपुट, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, और पावर इनपुट ई इनपुट आई इनपुट। इसका मतलब ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी, ई प्राइमरी आई प्राइमरी। तो यहां से रिलेशन बना लो बच्चों, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। तो बच्चों ई एस डिवाइड बाय ई पी, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, क्या बन गया, आई पी बाई आई एस। एक रिलेशन ये आ गया, और बच्चों एक रिलेशन ये आ गया, ई एस बाई ई पी, एन एस बाई एन पी। तो इस रिलेशन को x ले लो और इस वाले रिलेशन को y ले लो। तो फ्रॉम x एंड y, फ्रॉम x एंड y, ES by EP is equals to IP by IS is equals to NS by NP। ये बच्चों फॉर्मूला बना ट्रांसफार्मर का, नंबर ऑफ टर्न्स, EMF एंड करंट का रिलेशन। अब छोटी सी बात इसमें और है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालना। अब एफिशिएंसी आप जानते हो,
by output power to the input power into 100. तो efficiency of transformer output power input power into 100. तो efficiency is equals to transformer efficiency equal to power output power input into 100. तो efficiency equal to आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों? ES IS और ये हो जाएगी EP IP into 100. ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो इस टॉपिक में जो फॉर्मूले बने उनकी जो समरी बनी वो क्या बनी बच्चों? वो बनी ES by EP NS by NP। एक फॉर्मूला ये बना। दूसरा फॉर्मूला बच्चों ES by EP IP by IS। दूसरा फॉर्मूला ये बना। तीसरा फॉर्मूला बच्चों ES by EP NS by NP IP by IS। तीसरा फॉर्मूला बच्चों ये बना। और चौथा आपके सामने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है बच्चों। बस ट्रांसफार्मर का यूज और सुनिए। देखिए ट्रांसफार्मर आपको पता है कि डिवाइसेस में तो लगे ही होते हैं। ऑलमोस्ट हर डिवाइस में ही है। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? जो बहुत दूर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी कौन सी? ऑल्टरनेटिंग करंट वाली। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, सेंड करने में ट्रांसफार्मर का यूज होता है। कैसे? एक जगह से बहुत हाई वोल्टेज भेजते हैं और दूसरी जगह उसको रिसीव कर लेते हैं। तो जब हाई वोल्टेज रास्ते में चलती है बच्चों तो करंट कम हो जाता है। जब हाई वोल्टेज चलती है तो करंट कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर वोल्टेज बढ़ गई तो करंट कम हो जाता है और हीट होता है I स्क्वायर RT। तो हीट लॉस बचाने के लिए हाई वोल्टेज पे सेंड करते हैं, मतलब स्टेप अप से सेंड करते हैं, और जहां रिसीव की जाती है वहां स्टेप डाउन कर देते हैं। और इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग पावर, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो क्योंकि इसका काम ट्रांसफर करना है इसलिए इस डिवाइस का नाम ट्रांसफार्मर रखा है।